हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे देखा था कुछ क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है। पहला प्रश्न हमारे पास है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस इंक्लाइंड प्लेन पे एक मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और यहाँ से एक थ्रेड है और यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये मतलब एक स्टैंड है और उस स्टैंड से एक थ्रेड है और थ्रेड उस ब्लॉक को होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो अब इसमें हमें ब्लॉक पे जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बनाना है। तो मैं पहले भी बताया था जैसे ब्लॉक है वैसे ही ब्लॉक बनाना है, इसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब देखो कि थ्रेड में टेंशन कैसे लगेगा, तो मैं बोला था दो ऐसे एरो बनाने के लिए और बीच से हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे टेंशन कैसे लगेगा, अगर इस पार्ट से देखते इस पार्ट पे कैसे लगता है ऐसे, लेकिन हमें तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। तो ब्लॉक का जो मास m है उस पे इस डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थ्रेड, जिस डायरेक्शन में थ्रेड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास टेंशन होगा। ठीक है, तो ये आ गया टेंशन। अब मुझे बताओ कॉन्टेक्ट सरफेस तो एक यही है और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनता है नॉर्मल डायरेक्शन, तो ये कुछ हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, कॉन्टेक्ट सरफेस और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल, और एक mg फोर्स लगता है वो किधर लगता है नीचे को, तो ये हम mg बना देते हैं। mg फोर्स ऑलवेज किधर लगता है, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये तीन फोर्स इस पे लग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं तो ब्लॉक को छोड़ के उस ब्लॉक के किसी एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे, और उस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो नीचे को क्या लग रहा है, देखो mg लग रहा है, और इस पॉइंट से कुछ इधर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन, और इससे इधर क्या लग रहा है टेंशन, ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है। इस ब्लॉक का कैसा शेप है उस पर कंसीडर नहीं करेंगे, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अभी इस ब्लॉक को अगर मैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान लूं तो पॉइंट से नीचे mg लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन है और इधर को नॉर्मल डायरेक्शन। तो मुझे यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है, और वो पॉइंट क्या याद रखना है, देखो ये एंगल अगर थीटा है और यहाँ वाला ये देखें ये ऐसा कुछ, ये 90 होगा और ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला कुछ ऐसा है। देखो कोऑर्डिनेट जो हम सेलेक्ट करते हैं ना, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस मान लो और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वाई एक्सिस मान लो। ठीक है, तो ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है और ये वाला लाइन वाई एक्सिस। हम नॉर्मल में बनाते हैं ऐसा कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन हम इसको चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये, बट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, वो भी बन रहा है। तो हम जो देखते हैं पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस मानते हैं और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन को वाई एक्सिस मान लेते हैं, ताकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें ना वो इजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें ध्यान से तो यहां से ये वाला mg है, यहाँ पे mg नीचे लग रहा था, तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, थीटा होगा कि नहीं बताओ। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए। तो ये वाला बात एकदम सही है कि यहाँ पे जो ये एंगल है वो थीटा। अब मान लो मैं ये भी एंगल यहाँ पे बना देता, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें ये एंगल थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन से जो वर्टिकल लाइन है उनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है थीटा। कौन से केस में, इंक्लाइंड प्लेन के केस में। धीरे धीरे याद भी हो जाता है, हालांकि हम बार बार एंगल नहीं देखते हैं कि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल थीटा। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे ये थीटा बन रहा है। ओके, और ये वाला भी एंगल कितना बन रहा है थीटा बन रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल कितना बन रहे हैं थीटा और थीटा। तो इस वाले लाइन का बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे हम यहाँ पे ये वाला पार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने एक्सिस ये लिया है और एक्सिस ये, तो ये वाला तो सीधा लाइन है। अब एक्सिस के अलोंग जो है, जैसे ये एक्सिस और ये एक्सिस, इनमें जो फोर्स दिख रहे होंगे उनका कंपोनेंट ब्रेक नहीं करेंगे। पहला बार समझ लो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो इस mg का दो कंपोनेंट होगा, एक तो ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। इसका नाम क्या होगा mg cos थीटा और इसका नाम क्या होगा mg sin थीटा। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट ब्रेक है, और जिस कंपोनेंट का हम बात कर लिए उसका काम अब काम खत्म हो गया उसका। तो इस फिगर को मैं एक और अच्छे तरीके से बना के दिखाता हूँ, बाद में ये क्वेश्चन हम करेंगे। अभी के लिए तो इस फिगर पे जो फोर्स वगैरह लग रहे हैं उसके कारण का बात कर रहे हैं। देखो
ये ब्लॉक था, मास m था, नीचे लग रहा था mg, नीचे क्या लग रहा था mg। मैंने बताया था अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा थीटा, दिस इज mg cos थीटा, और ये वाला क्या होगा बताओ mg sin थीटा, और ऊपर क्या लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन, और इधर क्या लग रहा था टेंशन। तो ये सारे फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। देखो इस mg का तो हमने कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, तो इस mg को हटा देंगे। अब देखो ये वाला लाइन में ही तो फोर्स है, या फिर ये वाला लाइन, तो ये वाले लाइन को x एक्सिस बोल रहे हैं यहाँ पे, और ये वाले को y एक्सिस। दैट इज पैरेलल टू द प्लेन इज दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इज दिस लाइन। तो हम हर एक समय ये चीज को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट x एक्सिस और y एक्सिस में नहीं आ रहा होगा, और पहला बात तो x एक्सिस और y एक्सिस हमारा जंक्शन है, कैसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें आसानी होगा वैसा हम करने वाले हैं। तो x एक्सिस ये हमने लिया और y एक्सिस ये लिया। अब इसके अलग अगर कोई फोर्स नहीं आ रहा होगा तो हम उसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो mg जो फोर्स है ना ही x में आ रहा है ना ही y में, तो उसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट ब्रेक करने से mg cos थीटा तो ये वाले लाइन में आ गया, और mg sin थीटा ये वाले लाइन में, तो x एक्सिस और y एक्सिस में दोनों में आ गया। तो यही फ्री बॉडी डायग्राम हमें समझना होता है कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, तो ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स हमने दिखा दिया। अब चाहे तो हम इस सारे को हटा सकते हैं, और नहीं तो फिर से बना लेंगे। तो इस ब्लॉक पे ये सारे फोर्स लग रहे थे यहाँ, ठीक है। और वही मैं नीचे भी समझाने का कोशिश किया हूँ, यहाँ पे भी समझाया हूँ, देखो यहाँ से। तो ऐसे करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ब्रेक करना हमें सीखना होगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में कंपोनेंट का बहुत जरूरत होता है। तो ये चीज हमने सीख लिया। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया है। ये वाला भी फ्री बॉडी डायग्राम है, ये वाला भी है। इसको मैं अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। तुम्हें तीनों बना लेना है कॉपी में, ताकि अगर कभी कंफ्यूजन हो तो हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हम सीख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारे पास। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक कुल्ली इंक्लाइन प्लेन से जोड़ा गया है। एक ब्लॉक है ये M2 और एक ब्लॉक M2 है, M1 है और ये वाला M2 है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहला बात एक ही थ्रेड है, ये यहाँ से एक थ्रेड पूरा यहाँ पे ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो थ्रेड कितना है एक, मतलब मैं बताया था कि जितने थ्रेड होंगे उतने टेंशन। तो एक ही थ्रेड है तो सारे जगह पे टेंशन क्या होगा T। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहला काम होता है टेंशन बना लो। यहाँ से यहाँ पे ऐसे एरो और यहाँ पे ऐसे एरो, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। तो M2 कुछ ऐसा आ जाएगा और ये वाला कुछ ऐसा M1 के ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन लगा, नीचे क्या लगेगा M1G लगेगा। इस पे एक तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल, इधर को क्या लगेगा टेंशन, और नीचे क्या लगेगा mg कैसा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि M2 है तो M2G लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे M1G टेंशन, M2G टेंशन, और ये नॉर्मल टेंशन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा कि नहीं बताओ। मैंने बताया था ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, और ये वाला थीटा, ये थीटा था यहाँ पे, तो ये 90 माइनस थीटा एंड ये थीटा। ये M2G तो ये M2G cos थीटा, और ये M2G sin थीटा। ऐसे हम नॉर्मल रिएक्शन बना देंगे। अब देखो एक फोर्स और छूट रहा है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है M1 का, ये वाला पार्ट इस जो इंक्लाइंड प्लेन है उससे टकरा रहा है, तो कॉन्टैक्ट बन रहा है। एंड व्हेनेवर देयर इज कॉन्टैक्ट देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल रिएक्शन हुआ था वैसे यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये वाला इंक्लाइन प्लेन इसको धक्का देगा और ये ब्लॉक इसको देगा। तो हमें ब्लॉक पे पड़ने वाला धक्का देखना है। तो ब्लॉक पे कौन देगा, इंक्लाइन प्लेन। कितना नॉर्मल रिएक्शन, नाम दे दो N2, इसका नाम दे दो N1।
ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया। तो ऐसे करके हम किसी भी पार्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। धीरे धीरे हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम भी अच्छे से सीखते जाएंगे। मैं जितना बताया हूं वो काफी, इसको बार बार प्रैक्टिस अगर हम करेंगे ना तो सीख जाएंगे कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, when all the forces when summation लिख सकते हैं, when summation of all the forces acting on the body in any direction is zero, in every direction, हर एक डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे होंगे उनका समेशन क्या हो, जीरो हो। when summation of all the forces acting on the body in every direction is zero, then बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं उसके बारे में। अब देखो इक्विलिब्रियम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। इक्विलिब्रियम कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक वर्ड कहने का मतलब क्या होता है समझते हैं। इट मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट। बॉडी इक्विलिब्रियम पे तो है लेकिन कैसे, रेस्ट पे। मतलब नेट फोर्स उस बॉडी पे जीरो भी है और बॉडी रुका भी है। इट मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज एट रेस्ट। बॉडी कहां पे है, रेस्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक कहने का मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए और साथ में रेस्ट पे होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम का मतलब मैं समझा दी हूं। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, और हर एक डायरेक्शन में जितने डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे उनके कारण से जो समेशन ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन एवरी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे होंगे उनका समेशन कितना होना चाहिए, जीरो। तो बॉडी किस में होता है, इक्विलिब्रियम। अब इसका दो प्रकार है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक कहने का मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और रेस्ट पे भी होना चाहिए। डायनेमिक कहने का मतलब क्या है, इट मीन्स बॉडी इज इन equilibrium and it is moving with uniform speed and it is moving with moving such a doing लिख देना, and it is doing uniform motion and it is doing uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन जब कर रहा होगा, जैसे मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो भी एक्सेलरेशन जीरो होता है और फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स वहां पे भी क्या आएगा, जीरो। तो दो तरीके से हो सकता है इक्विलिब्रियम में, एक तो स्टैटिक रुका हुआ हो और कोई फोर्स भी नहीं लग रहा हो, या फोर्स लग रहा है तो उसका समेशन जीरो हो रहा है। डायनेमिक कहने का मतलब है बॉडी तो मूव कर रहा है कैसे, यूनिफॉर्मली मोशन करके, लेकिन उस पर जो नेट फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, जीरो। तो ये स्टैटिक होता है और ये वाला डायनेमिक होता है। अब देखो हम लोग कुछ स्टेप्स सीखेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ जाता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में दिया रहता है क्वेश्चन में, या फिर लिखा रहता है बॉडी इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे। तो मैक्सिमम कंडीशन रेस्ट पे रहना ही इक्विलिब्रियम होता है। कभी कभी यूनिफॉर्म मोशन में भी इक्विलिब्रियम होगा, जो हमने देखा डायनेमिक की कंडीशन में। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वहां पे इक्विलिब्रियम वैल्यू।
ठीक है। अब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन करने का क्या तरीका है? पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन से कहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है? जैसे हम नॉर्मली ऐसे लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, कभी कभी हम ऐसे भी लिए ना इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इसी को बोला जाता है कि जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। चाहे तो हम ऐसा ले जो हम लेते आए हैं, चाहे तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट करने से कोई फर्क नहीं होता। हम तो वैसे लेंगे कोऑर्डिनेट जिससे हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लें, ठीक है। तो पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरा पॉइंट होता है ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा पॉइंट क्या है? उस ऑब्जेक्ट्स का जो भी इक्विलिब्रियम पे है उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से क्या हो जाता है कि हमें उस पे फोर्स जो भी लग रहे हैं उनका आइडिया हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? रिजॉल्व द फोर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है तब तो वो पहले से ही एक्स एक्सिस में है, अगर कोई वाई एक्सिस में लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्स और वाई में नहीं लग रहा, जो भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट किए हैं और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फोर्स नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे? वहां पे रिजॉल्व करेंगे, फोर्स को कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। रिजॉल्व करने का मतलब समझ में आया? कंपोनेंट ब्रेक करना, ब्रेक द कंपोनेंट, ठीक है। उसके कंपोनेंट को हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरा पॉइंट है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तीसरा है रिजॉल्व द फोर्सेस ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। रिजॉल्व करने का मतलब ब्रेक करना। चौथा, हम जो ये पॉइंट है नेट सम, इसका मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब एडिशन। समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0। अगर जेड एक्सिस होगा तो जेड एक्सिस, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल फोर्स, नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0। क्यों 0 होता है ये भी समझ लो। एक तो इक्विलिब्रियम इसलिए बोल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो एक्सीलरेशन कितना? 0। और हम न्यूटन सेकंड लॉ से क्या पढ़ के आए हैं? एफ एक्स इक्वल्स टू एम इंटू एक्स। अगर ए एक्स 0 है तो एफ एक्स क्या होने वाला है? एफ एक्स 0 होगा, है नहीं? 0 इंटू एम करेंगे 0। तो वही बात है यहाँ पे कि समेशन हम इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट जो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो भी प्रेजेंट होगा उनको इक्वेट कर दो, और इन इक्वेट करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इनको जब हम इक्वेट करेंगे तो अननोन जो भी होगा उसको सॉल्व कर लेंगे एंड सॉल्व अननोन। तो बहुत इजी तरीका, ये सब एग्जाम में कभी नहीं पूछता है स्टेप वगैरह लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई सोच ले कि स्टेप वगैरह याद करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग में रहना चाहिए ये सब पॉइंट। पहले कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा कंपोनेंट ब्रेक कर लो, ये वाला इक्वेशन लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखो एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा 30 डिग्री दिया गया है। ब्लॉक है जिसका मास दिया गया है m इक्वल्स टू 2 kg, ठीक है। ऐसा देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ m इक्वल्स टू 2 kg फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। टी का मतलब टेंशन किस में आएगा? रोप में, और नॉर्मल रिएक्शन जो ब्लॉक पे लग रहा होगा वो बताना है। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ये ब्लॉक, अब बताओ हमारे पास एक चॉइस तो ये ले ले, और दूसरा चॉइस है ऐसा वाला लेने का। इसको एक्स इसको वाई मान ले, इसको एक्स इसको वाई। तो चूंकि हमारा ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है तो हम ये वाला लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ये वाला लेंगे तो कम फायदा होगा। तो इसलिए जब भी इंक्लाइंड प्लेन है, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन एक एक्सिस होगा और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन एक एक्सिस होगा। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, और ये वाला कुछ वाई एक्सिस होगा। ऐसा ही होगा ना यहाँ से। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सीख लिया। अब बताओ मुझे mg तो किधर लगता है? mg नीचे लगता है, और यहाँ पे अगर टेंशन देखे तो कुछ ऐसा लगेगा, और टेंशन किधर लग रहा होगा? यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है।
और नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। ये टेंशन लगा इस पे, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा और नीचे को mg लग रहा है। तो मैं बोला था पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, वो भी कर लिया। तीसरा बात बोला जाता है क्या कि हम अगर कोई फोर्स ना एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में नहीं हो तो उसका कंपोनेंट ब्रेक कर दो। तो कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए मैं सिखाया था तुम्हें कि ये वाला जो mg होता है, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होता है, जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है वही होता है। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा, और थीटा का वैल्यू पता है हमें 30 डिग्री। तो दैट इज ये वाला फोर्स कितना लगेगा, mg cos 30 डिग्री, और ये वाला फोर्स कितना लगेगा। अब देखो ये एरो नीचे है, तो नीचे है तो मतलब एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये क्या होगा mg sin 30 डिग्री। क्या समझ में आ गया ये। अब इतना समझ में आ गया तो हमारे पास अब क्या करना है कि हमें पता है समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का बात, और एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे, ये वाला लाइन। तो देखो इसको ओरिजिन मानते हुए इसके राइट साइड में जो आएगा वो पॉजिटिव लेंगे और इसके लेफ्ट में जो आएगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो प्लस टी, अब ये पीछे है तो क्या लिखेंगे माइनस mg sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो यहां से t का वैल्यू कितना आ गया mg/2, और m का वैल्यू पता है ना हमें 2 kg है, तो 2 और g मान लो 10 और नीचे 2, तो ये कट जाएगा और टेंशन का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 10 न्यूटन आ गया। टेंशन का वैल्यू कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस का बात हुआ। अब ऐसा ही अगर वाई एक्सिस का बात करें, समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन वाई एक्सिस इक्वल टू 0। वाई एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसको ओरिजिन मानते हैं और वाई एक्सिस ये वाला लाइन है। इस लाइन में ऊपर जो है उसको पॉजिटिव मान लो और जो नीचे है उसको नेगेटिव। तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है और नीचे क्या है माइनस mg cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m कितना है 2 और g कितना है 10 और cos 30 का वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 10√3 और यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये कंफ्यूज नहीं हो n से, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा 10√3 और टेंशन कितना आया 10। बिल्कुल इजी का सा क्वेश्चन है, जिनको समझ में नहीं आया वो रिकैप करके फिर से देखें और उसमें समझे किस तरह से फोर्स हम ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करना हम वेक्टर से ही सीखते आ रहे हैं ना, हर एक जगह वेक्टर वाला बात हो रहा है, तो वो वाला चीज समझना है। और ओरिजिन वाला बात मैं पहले भी काइनेमेटिक्स में समझाया था, जो पॉजिटिव में होगा उसको, जो राइट साइड में होगा पॉजिटिव, जो लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव, जो ऊपर होगा पॉजिटिव, जो नीचे होगा वो नेगेटिव। अब कोऑर्डिनेट को हम चेंज किए तो थोड़ा सा वो भी चेंज हो जाएगा। इससे ओरिजिन से इधर पॉजिटिव और इधर को नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वो वाला बात ध्यान रखेंगे और ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें अगर ध्यान से हम, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कैसा सिस्टम है समझो। ये एक वॉल है और ये भी एक वॉल हो सकता है, ये ऊपर का सरफेस हो जो हमारा टेरेस वाला पार्ट होता है वो, और ये एक वॉल, ठीक है। जैसे भी हो ये सपोर्ट सिस्टम है एक तरीके से, ठीक है। अब देखो हम कैसे टेंशन को मतलब वायर्स को या थ्रेड को अलग अलग मानते हैं। तो देखना जहां पे ज्वाइंट आ जाएगा ना, उससे जितने भी थ्रेड होंगे वो अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं समझ जाना कि एक ही थ्रेड, जहां पे ज्वाइंट आएगा वहां पे डिफरेंट थ्रेड है। मतलब ये एक थ्रेड है, एक थ्रेड ये है और एक थ्रेड ये है, और थ्रेड पे क्या लगता है टेंशन, और ब्लॉक पे वेट भी लगता है। और हमें क्वेश्चन में निकालना है फाइंड टेंशन इन एवरी रोप। हर एक जो रोप है ये, उसमें हमें टेंशन निकाल के बताना है। तो कैसे निकलेगा टेंशन, इसको देखते हैं। तो देखो टेंशन के लिए मैं बताया था एरो ऐसे बनाना होगा, हमें एरो ऐसे बनाना होगा और इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। क्योंकि हर एक थ्रेड अलग अलग है तो इसका टेंशन का नाम दे दो T1, इसका नाम T2 और इसका नाम T3। तो तीनों का वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, इस ब्लॉक को अलग लिख लो, जो भी मास है इसका 2 kg, और ये जो पॉइंट है इसको अलग। ये तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। अच्छा बताओ ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। इफ फाइंड टेंशन इन एवरी रो, इफ
ब्लॉक इज एट रेस्ट या इक्विलिब्रियम, ब्लॉक रेस्ट या इक्विलिब्रियम पे बोल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे समझते हैं। सारा सिस्टम रेस्ट पे है अभी। अब देखो ये वाला जो ब्लॉक है इस पे ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। मैं यहां से कट करूंगा इसको यहां से और इसको यहां से, तो इस पे टेंशन लगेगा, नाम क्या है T1। और पॉइंट को देखें तो एक फोर्स इधर लगेगा T3, एक इधर लग रहा है T2 और एक नीचे लग रहा है T1 है ना। बताया था टेंशन के समय, ये पूरे बताया था कैसे कंसेप्ट हम क्लियर रखेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट होगा उससे टेंशन अवे जाता है। तो देखो इस पॉइंट से दूर जा रहा है, इससे भी दूर, इससे भी दूर, और इस ब्लॉक के लिए भी टेंशन दूर जाना चाहिए, तो दूर गया। और नॉर्मल रिएक्शन के समय बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के पास आता है। तो देखते हो नॉर्मल रिएक्शन धक्का देता है और ये पुल करता है, खींचता है, दूर ले जाने का कोशिश करता है। तो अगर देखें इस पे क्या लग रहा है, नीचे 20 लग रहा है, ठीक है। 2 kg है तो m इंटू जी लगेगा, 2 इंटू 10 20 हो गया। अब हम इस वाले पॉइंट में देखो, इसमें तो एक ही लाइन है, एक्स एक्सिस में भी कुछ नहीं है, ये वाई एक्सिस मान लिया। इसमें मान लेते हैं कि ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाला लाइन हमारा वाई एक्सिस। तो अब देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं, मतलब ये वाला एंगल हमें पता है 60 डिग्री। तो हम क्या क्या करते थे, देखो पहला पॉइंट होता था आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस आइडेंटिफाई कर लिया, वाई एक्सिस है ये और एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये हो गया इसका। इसके लिए भी आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। दूसरा पॉइंट होता है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, वो भी हमने बना लिया। तीसरा पॉइंट होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम करने के बाद हम उसमें कंपोनेंट का ब्रेक करें, तो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। T3 का एक कंपोनेंट ये होगा T3 cos 60 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट होगा T3 sin 60 डिग्री, T3 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन एवरी एक्सिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूं समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन वाई एक्सिस सिर्फ है यहाँ पे 0 के इक्वल। ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, T1 पॉजिटिव माइनस 20 इक्वल टू 0, दैट इज T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्लियर हो गया यहाँ से, T1 कितना होगा 20 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर का बात, यहाँ पे क्या होगा, इस वाले ब्लॉक में हमने इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, इसका कोई काम नहीं। अब मुझे बताओ T1 का वैल्यू पता है और मैं वही T1 यहाँ पुट कर सकता हूँ कि ये वाला जो होता है वो दोनों आपस में सेम होता है। तो T1 यहाँ से निकल चुका है और T1 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। नाउ we can use here summation of all force in axis, x axis is equals to 0। x axis में क्या लग रहा है T3 cos 60 डिग्री, इधर को क्या लग रहा है T2 is equals to 0। तो यहां से अगर देखें T3 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू T2। तो T2 और T3 में रिलेशन आ गया और T2 T3 का रिलेशन हम यूज करेंगे बाद में। T2 इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो T2 इक्वल्स टू T3/2, ठीक है। अब समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0। अब ये कोई नहीं लगाना कि यहाँ ये अलग ब्लॉक है और ये अलग पॉइंट है, ये वाला जो ये अलग है। अब ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम थ्रेड वगैरह का बात करते हैं इसको मासलेस एज्यूम किया जाता है, इस पे कोई मास नहीं है, ठीक है। मास वगैरह बाद में हम लाते हैं और हम लोग के लेवल पे उतना पढ़ना भी नहीं। समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन वाई एक्सिस इक्वल टू 0। वाई एक्सिस में क्या लग रहा है, देखो T3 sin 60 डिग्री ऊपर को और नीचे क्या लग रहा है T1 किधर माइनस में इक्वल्स टू 0। और ये बताओ मुझे sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और T1 का वैल्यू हम निकाल के आए कितना है 20 न्यूटन। तो यहां से क्या आ जाएगा T3 आ गया 40/√3 न्यूटन। T3 आ गया और T3 आ गया है तो मैं T2 भी लिख सकता हूं यहां से। T2 कितना होगा T3/2 मतलब T3 का वैल्यू 40/√3 को डिवाइड देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 20/√3 न्यूटन। तो क्या हमने क्वेश्चन का सारा पार्ट कर लिया। फाइंड टेंशन इन एवरी रो। T1 आ गया, T2 का भी वैल्यू आ गया और T3 का भी वैल्यू आ गया। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम लोग का क्लास एग्जाम होता है बोर्ड वाला उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लिख सकते हैं ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन। मैं एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का बताऊंगा, वो थोड़ा सा यहाँ पर के लिए टिपिकल है, बट एक और जो 1-2 क्वेश्चन आता है उसमें हम यूज करते हैं। और कभी कभी हम लोग एग्जाम में पूछता है वो थ्योरम, उसका नाम होता है लेमिस थ्योरम, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। अब देखो लेमिस थ्योरम क्या होता है तो ये समझेंगे। इफ थ्री फोर्सेस
acting on a point, if three forces acting on a point or on an object such that object is in equilibrium, क्या बोल रहा है देखो, जब थ्री फोर्स एक्ट कर रहे होंगे किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सच दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, क्या हो, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे हो और तीन फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे होंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, देन समझते हैं पहले एग्जांपल से। मान लो ये F1 है, ये F2 है और ये F3, थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट और ऑन एन ऑब्जेक्ट। मान लो ये पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे तीन फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 और F3, तीन फोर्स लगने चाहिए और यहाँ पे तीनों फोर्स उसी पॉइंट पे लग रहे हो या उसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो, सच दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे होंगे। तो लेमिस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बोला कि अगर ये एंगल, देखो ध्यान से देखना है, दो तीन एंगल बनना है यहाँ पे, ये दोनों के बीच में, हर एक दोनों फोर्स के बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे F1 के ठीक सामने बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे F1 के सामने तो कुछ नहीं है, तो F1 के पीछे देखो, तो F1 के पीछे, ठीक इसके पीछे जो एंगल होगा उसको मैं लिख रहा हूँ अल्फा, F2 के जो ठीक पीछे है उसको मैं लिख रहा हूँ बीटा और F3 के जो ठीक पीछे है वो क्या है, गामा। समझ में आ रहा है, F1 के जो ठीक पीछे है वो अल्फा, F2 के जो ठीक पीछे है बीटा और F3 के जो ठीक पीछे है वो है गामा। तो ऐसा ध्यान रखना है, जरूरी ये ध्यान रखें कि F1 के ठीक पीछे अल्फा, F2 के ठीक पीछे बीटा और F3 के ठीक पीछे गामा। तो हम कैसे लिखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू Lami's के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, ठीक है, ये इक्वल होता है। और इनमें से हम किन्हीं दो को यूज करके इक्वेशन बना सकते हैं, इनको दो को यूज कर ले, इन दोनों को कर ले या इन दोनों को कर ले, किसी दो को हम यूज कर करके इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे F1 के ठीक साथ पीछे जो एंगल होगा उसी को अल्फा बोलेंगे, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा, ये होता है, ये चीज को ध्यान रखना है। और इट इज ऑल्सो नोन एज साइन रूल, ठीक है। एक वर्ड होता है इसमें, साइन रूल से भी इसको नाम से जाना जाता है या लेमिस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक फोर्स का नाम होता है कॉनकरेंट फोर्स, इसका डेफिनेशन याद रखना है। क्या होता है डेफिनेशन, when two or more forces are acting on a point, it is known as concurrent force, अक्सर ये क्वेश्चन के साथ ये डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। देखो, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, तो ये तीनों फोर्स आपस में कैसे कॉन्करेंट है, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। अब ये बोलोगे कि तीनों तो इस पॉइंट से दूर जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा है मेरे भाई, ये पॉइंट, इस F1 को मैं पैरेलली पीछे शिफ्ट करूं तो कुछ ऐसा, F2 को पैरेलली शिफ्ट करूं तो कुछ ऐसा और F3 को पैरेलली ऊपर शिफ्ट करता तो ऐसा। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये F3, मतलब तो सेम है। अभी भी हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो वही बात है यहाँ पे। तो when two or more forces are acting on a point, it is known as concurrent force। इसी को हम क्या बोलते हैं, concurrent force। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे।